सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की महाजुटन ने अभी से एजेंडा तैयार कर लिया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 30 से 40 सालों तक बीजेपी का ही युग रहेगा और तब जाकर भारत विश्व गुरु बन सकेगा। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत उन सभी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी जहां पार्टी अभी तक सत्ता से दूर है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें एक चर्चा ये भी है कि मोदी सरकार इतने आत्मविश्वास में क्यों है? क्या विपक्ष में उसे चुनौती देने का दमखम नहीं दिख रहा? आज इसी मुद्दे को लेकर हम ये कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी मंथन करती नजर आ रही है और मंथन के साथ 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि किस आत्मविश्वास के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और लगातार एक के बाद एक कई किलों को फतेह किया है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और इस बीच अपने संगठन को और मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस बीच एक बयान कि 30 से 40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा। आखिर इस बयान के क्या मतलब है? क्या वाकई ही अब विपक्ष में उतनी ताकत नहीं रही कि बीजेपी को टक्कर दी जा सके? कोई और विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा? और ये 30 से 40 साल बीजेपी का युग रहने के बाद भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा, इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहा है और इस बयान की अब हर जगह चर्चा भी हो रही है। कई मायने भी इस बयान के निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ पूरा पैनल जोड़ा है। वैभव अग्रवाल जी हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। रवि अरोड़ा जी हैं, पॉलिटिकल हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप के माध्यम से, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुक करते हैं बीजेपी को और समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से मंथन किया 2014 के बाद, जिस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस बीच 30 से 40 साल तक का युग बीजेपी का रहेगा। सर, क्या आपको लगता है कि विपक्ष अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? नमस्कार। देखिए, मतलब मुझे ये चीज सुन के बड़ा अचंभा होता है कि लोग इस तरह के बारे में इस तरह बात भी करते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी सरकार को सत्ता में रहने के लिए विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। जनता के प्रेम की और जनता के अनुरोध की आवश्यकता होती है। सरकार को विपक्ष नहीं चुनता है, जनता चुनती है। तो जब तक जनता चुनती रहेगी तब तक सरकार में रहेगी। तो इसमें नहीं वैभव जी, इसमें सवाल इसलिए है क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटर होगा तभी तो कंपटीशन करेंगे और कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेसी है तो विपक्ष की तो बहुत जरूरत होगी ही और आपको चैलेंज नहीं मिलेगा, तभी तो आप ये बात कह रहे हैं कि हम 40 साल तक भाजपा का युग रहेगा। अगर कोई चैलेंज करने वाला होगा तो आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि 40 साल तक भाजपा का युग रहेगा? क्योंकि भाजपा जनता की भलाई के लिए और जनता द्वारा एक सुनिश्चित किए गए रोड मैप पे काम कर रही है, जहां पे भाजपा जनता के लिए उनकी प्रगतिशील होने के लिए, उनके सुरक्षित होने के लिए जुगत कर रही है। बड़ी सिंपल बात है, आप जनता के लिए कार्य करेंगे, जनता आपको वोट देती रहेगी। भाई, इसमें कोई अचंभे की बात ही नहीं है। राजनीति चलती रहेगी अपनी जगह है, लेकिन आप जनता के लिए वोट देते रहेंगे, जनता आपको चुनती रहेगी। बड़ी सिंपल बात है। कहीं ना कहीं विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है। अजय जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। रमेश जी, आपका भी स्वागत है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अजय जी का रुक कर लेती हूँ। अजय जी, आपने सुना किस तरह से वैभव जी कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, विपक्ष की तो बात ही नहीं है, हमें तो जनता चुनती है। क्या ये इतना ही सिंपल है जिस तरह से वैभव जी बता रहे हैं? इतना आसान नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बैठक में इनकी जो मंथक बैठक थी, इनकी
तेलंगाना, हैदराबाद में, जिस प्रकार से इन्होंने अभिमान की बात की, जी मैं तो इतना ही बोलूंगा नवजोत जी, दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। तो मुझे लगता नहीं है, जिस प्रकार से अभिमान की बात की, लोग जब चुनाव होंगे नवजोत, लोग युवा बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, किसान बात करेंगे और महिलाएं बात करेंगी, और जिस प्रकार से बढ़ता हुआ डीजल, पेट्रोल, खाने की आइटमें, ये सारी चर्चा होंगी। और जिस प्रकार से नारी का अपमान उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश को लोग अभी कह रहे थे आदित्य योगी ने, कल मैंने सुना था उनको कि हमारा प्रदेश बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता नहीं, जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई और कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में मारा गया, जिस प्रकार से अजय टैनी के बेटी ने किसानों को रोंदा, तो चलो हम देश पे आते हैं नवजोत। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है, ये पूरा होने वाला नहीं है। अपनी बैठक में जब नवजोत हमारी बैठक होगी, हम भी ऐसी बातें करेंगे, लेकिन वैभव जी ने एक बात की, जनता चुनके भेजती है, तो ये जनता पे ही छोड़ देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो कल हमने सुना था किस तरह से योगी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हम कर चुके हैं और अब देश से भी हम कांग्रेस मुक्त देश को कर देंगे। और कहीं ना कहीं एक बार आम आदमी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। काफी कुछ, कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो सामने आई हैं, उसको लेकर मैं आपसे लगातार चर्चा करूंगी। एक बार आम आदमी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। रमेश जी, आपने सुना 40 साल तक भाजपा का युग रहेगा, इस वाक्य को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया है। और पार्टी की मीटिंगों में अपने कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें हर पार्टी करती है। जो उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच के संवाद है, लेकिन ये जो कह रहे हैं 40 वर्षों तक भाजपा की ईरा रहेगी, भाजपा का युग रहेगा, इससे तो सहमत होने का कोई कारण दिखता ही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जनता वाले चुनाव है उसमें हार रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव इन्होंने जीता नहीं था जनता से, थैली के बल पे इन्होंने सरकार बनाई वहां। तो चुनाव ये खुद जीत नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सीटें, इनकी 75 सीटें घट गई पिछली बार से, बढ़ी नहीं है सीटें। त्रिपुरा में अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, त्रिपुरा के बाई इलेक्शन में ये हार गए। तो ऐसा नहीं है कि जनता इनके पीछे फूल माला लेकर के खड़ी है इनका स्वागत करने के लिए। हाँ, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो ये विपक्ष के लिए मैसेज नहीं है, ये अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ने का काम करने के लिए इस तरह के बयान आए हैं। मैं रमेश जी आपका रुख करूंगी। एक बार पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, रवि जी। कहीं ना कहीं हमने सुना कि किस तरह से 2024 की तैयारी में बीजेपी लग गई है और विपक्ष इस बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ऊर्जा बढ़ने के लिए इस तरह का काम किया। उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जो उठाए गए, जिस तरह से तुष्टीकरण को लेकर अब कहा गया कि तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण किया जाएगा, स्नेह यात्रा निकाली जाएगी। ये 8 साल बाद बीजेपी को याद आ रहा है। असल में मोदी जी को अब ये समझ आ चुका है, जिस प्रकार से 2014 के बाद से लगातार मोदी जी का जो विजय रथ तेजी से दौड़ रहा है और पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या होता था कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक खाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस खाई को विपक्ष की जो आज विपक्ष में पार्टी में जो उस समय की रूलिंग पार्टियां थी लगातार उस चीज़ को कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी इससे अछूती रही। बीजेपी ने क्या किया कि जो जातिवाद के नाम पर जो राज्य बटे हुए थे, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि अगर हमें लोकसभा में जाना है तो लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीढ़ी जो शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है। तो वहाँ पूरी तरह से बटा हुआ था मामला। लेकिन अब आपने देखा रामपुर और आजमगढ़ जिस प्रकार से ये लोग जीत कर आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि मुस्लिम प्लस यादव इन वोट बैंकों को तोड़कर लाना अपने पास, कहीं ना कहीं यह एक उत्साह भर दिया है इस पार्टी के अंदर। और जो अमित शाह बयान दे रहे हैं इस प्रकार का, तो ये उसी से ही उत्साहित होकर दे रहे हैं। इनको लगता है कि इनको बीजेपी का जो मानना है कि उनका कैडर वोट पहले से मजबूत हुआ है। और यही बात अगर अपना जो दक्षिण भारत में अगर ये लागू कर देते हैं, अगर इनका हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ कामयाब हो जाता है तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इनके सामने 3 बड़े राज्य अभी भी हैं, जो इसमें बंगाल आता है, तेलंगाना आता है या केरल आता है।
लेकिन उसके अलावा बात करें तो बहुत तेजी से ये फैल रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था कि यूपी में भी अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो तो कम हो रही है, तो ये आप जिस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बाद वो दूसरी बात आ जाती है कि आपने चुनाव किस तरह से जीता, वो सब एजेंडाज चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि अब जो ये रथ है उसको कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि अब समझा जा रहा है कि जिस तरह से तनाव देश में देखा जा रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो अब मुस्लिम्स को भी अपने साथ लाना होगा। बीजेपी को तो ये उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस से ने जो गलतियां की वो शायद उनके बड़े नेता, जबकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो आज का नहीं है, आजादी से पहले के जुड़े हुए लोग थे। लेकिन आज जो हालत उन्होंने की कांग्रेस की, जिस प्रकार से समेट दिया, तो आज इसका जो है बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि ऐसा हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अब इनको लगने लगा है कि अगर हमें लंबी राजनीति करनी है, क्योंकि अब एजेंडा 2024 की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है 2050 की। अगर ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसके लिए जिस प्रकार से 3 तलाक कानून लाए या दूसरे कानून लाए, और भी इन फ्यूचर क्या लेके आने वाले हैं, और जिस प्रकार से आपने देखा पीछे काफ़ी माहौल अभी जो है परेशानी भरा रहा है पूरे देश का, तो उसके बावजूद भी ज़्यादा बयानबाजी नहीं हो रही, कोई भी बड़ा नेता फालतू नहीं बोला, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि कहीं मुस्लिम वोट को अपने साथ लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैभव जी, सबका साथ सबका विकास के नारे को अब कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। जब हम कहते हैं तो आप मुझे बता देते हैं कि ये योजना में हमने कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि वो सरकारी योजना है, लेकिन जब पार्टी की बात की जाती है तो क्या आपको नहीं लगता कि अब मुस्लिम्स को भी वो पद मिलना चाहिए, उस तरह से उनका भी अब शेयर होना चाहिए बीजेपी में, अगर आप ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास? तो बीजेपी में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं। हर हम देखिए, दिक्कत कहाँ आती है कि आप जब राजनीति में भेदभाव करने लग जाएं आपके रिलीजन के बेसिस पे, तो दिक्कत वहां आती है। अभी जैसे रवि जी ने बोला कि हम तैयारी कर रहे हैं। सर, ये बीजेपी के ही बयान है, कपड़ों से पहचाना जाएगा, इसलिए मैंने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा देने से बात नहीं बनेगी, अब आपको उनको वो मौका भी देना चाहिए। नहीं, देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं पूरे देश में, और हर इंसान का अपना अपना एक विचार है, वो अपनी तरह से बोलते हैं। अब जैसे अजय जी और मैं कांग्रेस और भाजपा आपस में डिबेट करते हैं जी। अजय जी और मैं कभी भी, मुझे याद नहीं है कि हम इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं एक साथ, मुझे याद नहीं है कि हमने कभी लड़ाई करी हो किसी भी मुद्दे पे। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला है। तो हर आदमी का एक अलग अलग तरीका होता है बात, अपनी बात को पटल पे, किसी भी पटल पे रखने का। भाजपा के हर कार्यकर्ता का अलग अलग सोच है, लेकिन वो आइडियोलॉजी एक है, भाजपा देश की एकीकरण और एक देश। और उस एक देश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी वो एथिस्ट हो, कोई भी जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, या कोई थर्ड जेंडर है, या कोई कुछ और टाइप का आदमी है, कोई एलियन है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन सर, जमीन पर अगर देखा जाए तो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो एजेंडा है उसमें आपके आगे सामने कोई नहीं आ पा रहा है। और इस तरह से एक देश श्रेष्ठ देश की बात करने के साथ साथ अगर वो जमीनी हकीकत देखी जाए तो वो उससे इतर है। अब ठीक है, इसमें हर सिक्के के 2 पहलू, कई बार सिक्के के 4 पहलू भी हो जाते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजनीति के बिना सरकार 40 साल टिक सकती है। देखिए, रवि जी ने बोला कि हम मुस्लिम वोट बैंक को लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? हम तो, पंजाब हमारे पास नहीं है, हम तो सिख वोट बैंक लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? हमारे पास तो ईसाई वोट बैंक भी नहीं है, केरला में इतना जबरदस्त वोट बैंक है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे पास तो चेन्नई का वोट बैंक, तमिलनाडु का वोट बैंक भी नहीं है, वहां पे भी ईसाई लोग बहुत सारे हैं, अलग अलग धर्मों के। तो हम एक देश की बात कर रहे हैं, और इस देश की जनता को, खासकर प्रबुद्ध नागरिकों को, अपने वातावरण में एक बदलाव की सुगंध आ रही है, और इसीलिए वो बदलाव की बात कर रहे हैं। अजय जी का एक बार, जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अजय जी इस पर जरूर रिएक्शन दें। अजय जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं और बदलाव की राजनीति जो है वो देखी जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? नवजोत जी, मैं सहमत नहीं हूँ। सबको साथ लेके नहीं चल रहे, ये समुदायों को बांट रहे हैं, और हम जोड़ के चलते हैं। हम जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों हैं भाई भाई, हम जोड़ के चलते हैं और ये तोड़ के चलते हैं।
जिस प्रकार देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये पूरा देश विदित है इससे। तो कहीं ना गलत बात कहीं है। जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तोड़ने की करती है और हम जोड़ने की करते हैं। ठीक है, आज हम सत्ता से बाहर हैं, हमने मान लिया वैभव जी की बात को, मानते हैं, सिर्फ स्वीकार बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। बीजेपी बेशक इस वक्त हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, लेकिन जब आपकी सत्ता थी तो अपीसमेंट की राजनीति आप भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है जो इस वक्त देश में इस तरह की कट्टरता देखी जा रही है। देश की कोई बात नहीं कर रहा है, सबने अपने अपने एक समुदाय पकड़ लिए हैं और उसके बाद उसकी आगे की बात की जा रही है। सर, कहाँ आपने जोड़ने का काम किया? कहाँ अगर ऐसे जोड़ने का काम किया होता सर? नवजोत जी, हमने जब भी बात की, अभी तो हम सत्ता से बाहर हैं जी। और कई राज्य हमने खो भी दिए, जैसे हमने मध्य प्रदेश खोया और अभी हमारी महागाड़ी की सरकार हमने खो दी महाराष्ट्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं जहां तक आपने हमारी बात की, हमने प्रयास किया है। देखिए, अब आवाम तक कितनी बात पहुंचती है, लेकिन हमारा प्रयास आज भी यही है, पहले भी क्योंकि यही था। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री को देश का संबोधन करना चाहिए, देश में जिस तरह का तनाव का वातावरण है, तो राज्य से नहीं शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी। हम साधुवाद देते हैं अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया। ये सम्मान नहीं, अपमान नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्री से बोलता हूँ कि मेरे राज्य में आके आप बात करो, तो ये तो इज्जत दी है प्रधानमंत्री जी को, और इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक गहलोत कमजोर हो गए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है। वो भी संबोधित करते हैं, वो भी बात करते हैं। उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो वजन पड़ेगा। ठीक है, एक बार रमेश जी का रुख कर लेते हैं। जी वैभव जी, बात रखिएगा जी। एक बात बोल दूं मैं, अजय भाई का काउंटर है। अजय भाई ने उनकी बातों का सम्मान है, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज तो उनकी अकस्मात बोलूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत या किसी भी गहलोत को साधुवाद करना चाहिए। उनके बस में नहीं है ना सम्मान करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना, ठीक है। एक तो वो पद की गरिमा है तो उसको अपन छोड़ देते हैं, उस पॉइंट को खारिज कर देते हैं। लेकिन आपने जहां किसानों का, अजय टेनी का और वो टेनी का और ऐसे टेनी का आपने सब गिनाया कि देश में जनता हिसाब मांगेगी रोजगार का, देश में जनता मांगेगी हिसाब महंगाई का, पेट्रोल का, ये का। देश में जनता को हिसाब मिल भी रहा है सिक्योरिटी का, एजुकेशन का, हॉस्पिटल का। सर, इस पर मैं चर्चा आपसे जरूर करूंगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं चर्चा जरूर करूंगी आपसे, क्योंकि एक के बाद एक जो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं ना सर, वो अगर आप उस पर भी पीठ थपथपा रहे हैं तो एक चर्चा मैं जरूर आपको इसको लेकर करूंगी। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं सर, क्योंकि आज आपने 40 साल की बात कही है, भाजपा का युग है, तो मुझे लगता है हमारे पास लंबा समय है और इसको लेकर लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं और रमेश जी से समझना चाहते हैं। रमेश जी, सभी लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि हम जोड़ने का काम करें, बीजेपी कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। फिर ये देश में तनाव क्यों है? क्यों इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए किसी की जान ले ली जाती है? हाँ, यही वो बात है कि जो नाटक में और वास्तविकता में अंतर पैदा कर दे रही है। यहाँ टीवी पे आके कह देना सबका साथ सबका विकास और हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। और जो उनके नीचे के नेता हैं, वो लाठियां लेकर के, तलवारें लेकर के, मसाले लेकर के आग लगाने का काम करते हैं। क्या आप भूल गई कि पिछले सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा जी ने मॉब लिंचिंग करने वालों का माल्यार्पण किया था? और अभी जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उदयपुर के जो हत्यारे पकड़े गए हैं, उनका संबंध किस पार्टी से बताया जा रहा है? तो मेरा कहने का मतलब, ये अच्छी अच्छी बातें कैमरे पे कह देना अलग है, परंतु देश के मूल मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अभी आप जानते हैं अभी जीएसटी लगा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% का जी। अस्पताल के कमरे पे 5% का। सर, वो सब बातें, वो मुद्दा मैं लूंगी, लेकिन इस बीच जो देश में तनाव है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या उसको नहीं लगता कि उसका कुछ योगदान रहना चाहिए और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए? हमने तिरंगा शाखाएं शुरू की हैं जी, जहां देश के लोगों को, देश के वैभव जी मैं आऊंगी जी। संविधान निर्माण के बारे में बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान जो बनाया गया, सबको राइट टू इक्वलिटी दिया गया, उसका मूल अर्थ क्या है, इसके लिए हमने जागरण अभियान शुरू कर दिया है पूरे देश में। अभी एक हफ्ते पहले 1000 जगहों पे तिरंगा शाखाएं लगी हैं। इस देश में पुनर्जागरण की जरूरत है,
सामाजिक पुनर्जागरण करने का काम हम कर रहे हैं। और खुशी की बात है, जनता हमारी बात सुन भी रही है और समझ भी रही है। तो आपको लगता है कि 40 साल में अगर जिस तरह से विपक्ष की बात की जा रही है, क्योंकि अब आप कांग्रेस को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं, तो ये 40 साल का भाजपा का युग ज्यादा वक्त दे दिया? आपको इतना समय लगेगा क्या? मैडम, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बात की है। जैसे घर में पिता जो है बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए बात करता है कि तुमको चांद की यात्रा पे ले चलूंगा, ना पिता खुद कभी चांद की यात्रा पे गया होता है, ना वो ले जा सकता है। ठीक है, एक बार रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है, कई ऐसी नीतियां हैं जिसकी हम तारीफ भी करेंगे, जिस तरह से देश में साथ में हम देख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक की ये बात कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बात है जो एजुकेशन को लेकर सिस्टम में चेंज किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा, अगर नुपुर शर्मा का देखा जाए तो वो खुलकर बयान नहीं दे, प्रधानमंत्री ने भी उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। तो क्या अब ये जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, इसको छोड़कर भाजपा को जरूरत है कि अब एक साथ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो इस तरह से इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि कहीं भी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो अब जरूरत है कि थोड़े चेंजेस लाए जाएं देश हित के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुत्व का एजेंडा एक अलग चीज है, पर आज हिंदुस्तान का हर आदमी त्रस्त है महंगाई से, ये बात सच है। कहीं ना कहीं सरकार फेलियर रही है इस बात को लेकर। रोजगार की बात जरूर होती थी, पर रोजगार नहीं है। प्रयास जारी है, मैं मानता हूं, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, खासकर कोरोना के बाद बहुत बड़ी त्रासदी थी, पूरी दुनिया ने भुगता है, मैं ये बात ही मानता हूं। लेकिन रिजल्ट आज अच्छा नहीं मिल लोगों को, लोग पसंद नहीं कर रहे इस चीज़ को। बेशक से हिंदुत्व की बात जब आती है, लोग एकजुट हो जाते हैं, सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर आप जहां मर्जी चले जाइए, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है नीतियों के अंदर बदलाव की जरूरत बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार का ये जो नफरती माहौल देश में फैला है, इसके लिए मुझे लगता है भारत सरकार को ही आगे आना होगा, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर काम करना होगा। अगर ये नफरती माहौल इस प्रकार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का ग्रह छिड़ जाएगा। और लोग आज शक की निगाह से देखने लगे हैं। एक हिंदू और मुसलमान जहां एक ही साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा महाराष्ट्र अमरावती में, उसका डॉक्टर जो था जानकर उनके घर आना जाना था, उसने जो इस प्रकार की वारदात में उसका नाम आना, तो ये अपने आप में एक माहौल ऐसा पैदा हुआ कि हर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा है। मतलब कुछ स्लीपर सेल्स की वजह से आज पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया। और ऐसे में कोई सभी पार्टियां सिर्फ भुनाने में लगी है, सिर्फ अपना वोट बैंक भुनाने में लगी है। कहीं ना कहीं यह भी गलत है। मैं समझता हूँ ठीक है, नुपुर शर्मा ने जो किया उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, उसने गलती की, लेकिन वो एक कोर्ट का मैटर था। खासकर सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खास एक ऐसा लगता है कि जैसे उनको बता दिया गया कि वो अपराधी हैं। लेकिन ये पूरा अभी ट्रायल नहीं चला, अभी केस चल रहा है, अभी मामला चलेगा। लेकिन सर आप देखिए ना किस तरह से नफरत का माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट, हम जब बात करते थे तो बहुत इज्जत के साथ, लेकिन अब जजेस को भी ट्रोल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ट्रोल किया जा रहा है, हर एजेंसी पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या जरूरत नहीं है? अब वैभव जी आप अपनी बात रखिएगा, और साथ साथ मुझे ये भी इसका भी जवाब चाहिए होगा कि अब हर एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है। जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है वो तो बुरा भला बोलेगा ही। मतलब पहले हमारे भारत में एक वो था कि इन्वेस्टिगेशन होती नहीं थी, अगर होती थी तो कोई चरम पे पहुंचती नहीं थी। आज की तारीख में बड़े से बड़ा नेता किसी भी पार्टी का हो, वो अगर फंसा है तो फंसा है। कोई सरकार उसका मिसयूज नहीं कर रही है, सरकार किसी एजेंसी को पंगु नहीं बना रही है। इनफैक्ट सरकार ने तो, असलियत ये है कि सरकार ने तो अपनी एजेंसियों को इतना एम्पावर कर दिया है कि भाई तेरे को मेरे को इन्वेस्टिगेट करना तो तू मेरे को भी कर ले, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे मैं सरकार हूं। तो उसमें वैभव जी आप सच में इस बात को मानते हैं? क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि जो भाजपा में आ जाता है उस पर जो केसेस होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अजय जी मैं आती हूँ। नवजोत जी, मेरे पास मेरे 20-20 साल पुराने दोस्त बैठे हैं, मेरे क्लासमेट्स बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं एजेंसीज में, मेरे क्लासमेट्स, मेरे 20-20 साल पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, सबसे बात होती है कभी ना कभी वीकेंड पे या परिवारों के साथ बैठे होते हैं हम लोग, तो मेरी क्लास लगा लेते हैं वो, आप समझो ना। तो इसमें अब देखो जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं तो उसमें खुलापन है, तो इसमें कोई एजेंसी को कोई मिसयूज नहीं कर रहा है। अजय जी जवाब देना चाहते हैं, आप उनका जवाब ले लीजिएगा, फिर आप मुझे जवाब दीजिए। अजय जी बात रखिए अपनी। प्रकार से केंद्रीय एजेंसी ईडीआई सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। टाइमिंग को लेकर इन्हें मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जान के करती है, और ये हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी
ईडी सीबीआई इनके तोते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनके अधीन आते हैं। और मैं टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहा हूं, जब जब चुनाव होते हैं सरकार गिरनी होती है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस प्रकार से विधायकों को डराया भी गया, वो वैभव जी सामने मेरे पास आएगा। समय की कमी है, 10 सेकंड आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा तो ये निवेदन है कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसीज हैं इनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ना करे, और जो इनके नेता प्रवक्ता हैं जब वो टीवी डिबेट में आते हैं, जैसे नुपुर शर्मा ने जो काम किया, ये काम देश में नफरत फैला दी और देश के लिए खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। अजय जी वैभव जी का जवाब ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। जी वैभव जी अपनी बात रखिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। मैंने अजय भाई को पहले भी बोला और मैंने आपके सवाल को भी पहले बोला, भाई करप्शन करी क्यों थी? आप जनता की सेवा करने के लिए गए हैं या अपनी दुकानदारी चलाने के लिए गए हैं? अच्छा ठीक अजय जी, करप्शन करने की जरूरत ही क्या है, ये सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता की सेवा की है तो करप्शन करने की जरूरत क्या है। इस मुद्दे को लेकर हम जरूर आगे डिबेट करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, वैभव जी आपका धन्यवाद, रवि जी आपका धन्यवाद, अजय जी और रमेश जी आप दोनों का भी धन्यवाद। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारा।